नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर जहां बजरंग दल के द्वारा जगह जगह कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां आज बजरंग दल के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की गई है, वहीं इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट, विधायक लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना व महापौर जगत बहादुर अन्नू कोतवाली थाने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से बजरंग दल ने तोड़फोड़ की, इसकी जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन मौके पर एक भी पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा के कहने के ही पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने दोषी पुलिसकर्मियों और बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। हमारे लखन भैया कुछ कह रहे हैं, सुनो पहले सुनो, लखन भैया कुछ कह रहे हैं, पहले सुनो, लखन भैया कुछ कह रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की है, पहले हमको उस पर जाना पड़ेगा, हमको अपनी FIR कराना है। यदि FIR नहीं होती तो हम यहाँ नहीं, यहाँ घुस के कांग्रेस के कार्यालय पर बजरंग दल के उपद्रवियों ने आज पथराव किया, घुस के तोड़ फोड़ की, भगवान की जो प्रतिमा थी उनको भी तोड़ा और वहाँ पर आज हमारे जो संगठन मंत्री दोनों थे वे बाल बचे, नहीं तो शायद उनकी भी हत्या हो जाती। मारपीट भी की और एलानिया बोलने के बाद, LIB की पूरी रिपोर्ट के बाद पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। मतलब सीधे तौर पर लाडगंज और कोतवाली के TI की मिली भगत से ये बजरंग दल ने आज कांग्रेस के कार्यालय की तोड़फोड़ की है, घुस के तोड़फोड़ की है। फेसबुक पर भी बहुत गंदी टिप्पणियां उनने की है। ये उनके चरित्र को दर्शाता है, ये उनके कार्य करने की प्रणाली को दर्शाता है। उनकी कर्नाटक में जो ज़मीन खिसकी है, मध्य प्रदेश में जो उनकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी को, उसको दर्शाता है। इसके खिलाफ हम लोगों ने थाने में FIR की है और जब तक कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों पर, भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले एक सप्ताह के अंदर जबलपुर बंद की कार्रवाई भी कांग्रेस पार्टी करेगी। जो लोग दोषी हैं, इस वक्त वीडियो फुटेज है, मीडिया के पास भी है और आम जनता के पास तक पहुंच गए। साफ चेहरे दिख रहे हैं कौन कौन इसमें दोषी है। पहले तो उन तमाम चेहरों पे कार्रवाई हो, उसके साथ साथ उनको जमा का होने की, वो जमावट करने की 144 धारा होने के बावजूद किसने छूट दी, कौन अपने कर्तव्य से विमुख रहा है, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। 144 धारा लगी होने के बावजूद इतना बड़ा तांडव हो गया। मीडिया पूरा पहुंच गया था, मीडिया ने कवरेज किया और क्या कारण था कि LIB की रिपोर्ट के बाद भी पुलिस के अधिकारी वहां नहीं थे। ये घोर लापरवाही है। यदि नहीं पहुंचे तो लापरवाही है, यदि जिनकी उपस्थिति में हुआ तो 144 धारा का उल्लंघन हो रहा था, लोगों के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, उस पर उन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उन पर भी कार्रवाई है। अभी FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करा। कोतवाली और लाडगंज TI को हटा दिया गया है। जो आप लोगों की जो भी दोषी पाया जाएगा,
जो भी दोषी होगा, किसी भी थाने का हो, जो दोषी होगा उसको उस पर कार्रवाई हो, हमारी कांग्रेस की मांग है। तरुण भानोट ने एफआईआर कराई है, उनकी हिंदू भावना धार्मिक सबकी भावनाओं को ठेस पहुंची। हम तो बड़े महावीर और छोटे महावीर को मानने वाले लोग हैं। जहाँ रहते हैं बचपन से बड़े महावीर छोटे महावीर को पूज रहे हैं, और हम लोग तो वैसे भी रेसलिंग वाले लोग हैं, तो हमारे ही हनुमान जी होते हैं। हमसे ज़्यादा बजरंग दली क्या मानेंगे हनुमान जी को, जो हम मानते हैं। हुआ है किस तरह का देखते हैं, क्योंकि तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नेता यहाँ पर आए हुए थे, क्या डिमांड रखी, पुलिस क्या कार्रवाई करी? इसमें आज कुछ लोगों के द्वारा एक जमावड़ा बना करके जो बलदेव बाग स्थित कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। उसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा उसमें एफआईआर कराई जा रही है। तो इसमें विभिन्न धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज की जा रही है, और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि दो थाने उस क्षेत्र में आते हैं, क्या थाना प्रभारियों पर भी किस तरह की कार्रवाई की? क्योंकि एक भी पुलिसकर्मी आपको मौजूद नहीं था, जबकि पहले से 24 घंटे पहले से उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी, जानकारी दे दी थी कि हम कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। इसमें भी जांच की जा रही है, जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई जो है की जाएगी। 8 दिन से अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुनंदा पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर नियमित करने के लिए 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई नीति रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान तत्काल लागू किए जाने की मांग को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति सुध नहीं ले रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि करीब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते सर्वे के साथ ही अन्य स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। जी, आपका नाम बताइए। जी, मैं सुनंदा पटेल, भोपाल जिला अध्यक्ष। इन मांगों को लेकर आज आप हम लगातार, हमारी 3 सूत्री ही मांग है और आज ये हमारा आंदोलन का 18वां दिन है, और लगातार हम 3 प्रमुख मांगों को लेकर ही आंदोलनरत है, जिसमें हमारी पहली मांग है कि एनएचएम के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है तुरंत 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए और हमारे सीएचओ साथी को एमएलएचपी कैडर दिया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है कि हमारे जो भी निष्कासित साथी हैं, आउटसोर्स साथी हैं, उनको तुरंत एनएचएम में वापस लिया जाए। और तीसरी प्रमुख मांग है कि इसके पिछली हड़ताल जो हुई थी उसके समय हमारे कुछ साथियों के ऊपर धाराएं लगा दी गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम लगातार आंदोलनरत है, और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कितना कुछ काम प्रभावित हो रहा है इससे? जी बिल्कुल, हमारे 52 जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो आंदोलन में हैं। तो जैसे कि मैं एक एनएम हूँ, तो एनएम का जो घर घर जाके हम लोग फील्ड में जाके टीकाकरण करते हैं, एनसी चेकअप करते हैं, जैसे अभी एमआर अभियान है, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं 16 तरह के, वो सभी कार्यक्रम क्रियान्वयन होते हैं। ये हमारे टीबी वाले हैं, तो टीबी वाले पूरा उनका टीबी वाले मरीजों का जाँच नहीं हो पा रही, खकार जाँच नहीं हो रही, उनको दवाई नहीं मिल पा रही है। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो भी उप स्वास्थ्य केंद्र में जाके, मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे जाके उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। तो हाँ, मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सभी तरह के कर्मचारी हैं यहाँ, और पूरे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, पूरा कार्य बंद है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई की बैन करने की बात पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ करने के क्रम के बाद कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने भोपाल में बजरंग दल के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ कर बजरंग बली से बजरंग दल को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। एनएसयूआई महासचिव आदित्य सोनी ने कहा कि अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बताने वाले बजरंग दल द्वारा जबलपुर कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ और उत्पात मचाया है वह बेहद निंदनीय है, अनैतिक है और अलोकतांत्रिक है। बजरंग दल अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए हिंसा का उपयोग धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता और गुंडागर्दी पहले भी करता रहा है और भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था बजरंग दल के
सामने मानो लाचार सी दिखाई देती है। बजरंग दल को सद्बुद्धि आए स्वाहा। बजरंग दल को सद्बुद्धि आए स्वाहा। भाजपा को सद्बुद्धि आए स्वाहा। भाजपा की बी टीम को सद्बुद्धि आए स्वाहा। बजरंग दल को सद्बुद्धि आए स्वाहा। शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि आए स्वाहा। नरोत्तम मिश्रा को सद्बुद्धि आए स्वाहा। विश्वास सारंग को सद्बुद्धि आए स्वाहा। बजरंग दल को सद्बुद्धि आए स्वाहा। बजरंग दल को सद्बुद्धि आए स्वाहा। शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि आए स्वाहा। नरोत्तम मिश्रा को सद्बुद्धि आए स्वाहा। विश्वास सारंग को सद्बुद्धि आए स्वाहा। वीडी शर्मा को सद्बुद्धि आए स्वाहा। भाजपा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाई गई, हिंसा की गई। अपने आप को राष्ट्रव्यापी और राष्ट्रवादी बताने वाला बजरंग दल जैसा संगठन आज इतनी गिरी हुई राजनीति पे उतर आया है कि वो हमारे कांग्रेस दफ्तर पे तोड़फोड़ कर रहा है। ये सिर्फ हमारे कांग्रेस जबलपुर के दफ्तर पे तोड़फोड़ बजरंग दल ने की है, सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर पे तोड़फोड़ बजरंग दल ने की है, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे इस प्रदेश की इस जनता के साथ सोची समझी साजिश के तहत कुठाराघात किया है। इसी को लेके आज हम बजरंग दल को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, ईश्वर से मांग करने के लिए, बजरंग दल के लिए हमने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया। हमने बजरंग बली से प्रार्थना की है कि बजरंग बली बजरंग दल को सद्बुद्धि दें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त बजरंग बली के नाम पे बजरंग दल वर्षों से हिंसा और अराजकता और सांप्रदायिकता धर्म के नाम पे फैलाता आया है, जो कि बजरंग दल जैसे संगठन को कभी भी शोभा नहीं देता। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान सहस्त्रबाहु के ऊपर की गई टिप्पणी पर अब फंसते नजर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सहस्त्रबाहु को अत्याचारी और महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला कहा गया था, जिसके बाद उनको पूजने वाला ताम्रकार समाज खासा नाराज है। कोतवाली थाने पहुंची ताम्रकार समाज की महिलाओं ने अपना आक्रोश जताया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर करने की मांग की है। लेकर कोतवाली थाने पहुंचकर कोतवाली सीएसपी प्रभात शुक्ला को ज्ञापन दिया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हमारे लिए पूजनीय सहस्त्रबाहु के अपशब्द कहे हैं, वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होंगे। इसीलिए जबलपुर का ताम्रकार समाज चाहता है कि वह अपने दिए गए बयान पर माफी मांगे। वहीं लोगों ने एफआईआर करने की मांग की है। मिश्रा, इस ब्राह्मण महाकुंभ की मातृशक्ति के अध्यक्ष। अभी जो ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है उसमें हमारी बहनें जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड कामकाजी महिलाएं, गृहिणी और जो भी बच्चियां हैं कॉलेज की, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हम घर घर पीले चावल देकर आमंत्रित हैं। करीब हमने 52 जिलों में भी एक संगोष्ठी बना करके और घर घर पीले चावल सबको दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए। करीब 25,000 महिलाओं के आने की संभावना है। जी, आगामी 4 जून को ब्राह्मण समाज का महाकुंभ हुंकार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख ब्राह्मणों के आने का हमने लक्ष्य रखा है, जो कि मध्य प्रदेश भर के समस्त ब्राह्मण समाज के सहयोग से संपन्न होगा। इसमें 11 सूत्री हमारी मांगे हैं। मठ मंदिरों वाली मांग तो हमारी मान ली गई है। ब्राह्मण आयोग का गठन हो, इसकी तत्काल जो है आदेश जारी किए जाए और उसका अध्यक्ष जो है गैर राजनीतिक व्यक्ति को बनाया जाए। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी ना हो, तत्काल एफआईआर ना हो, उसकी जांच हो, उसके बाद एफआईआर हो। मठ मंदिरों के पुजारियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए और मध्य प्रदेश के समस्त मंदिरों का सर्वे हो, उनके पुजारियों को मानदेय दिया जाए। अभी सिर्फ सरकार के अधीन जो मंदिर हैं उन मंदिरों के पुजारियों को मानदेय दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण हो, जिसमें जिसका नाम परशुराम छात्रावास रखा जाए। 5 एकड़ जमीन जो है ब्राह्मण समाज को प्रदान की जाए सरकार की तरफ से, जो भी नॉमिनी रेट हो उससे,
और हम उसे ब्राह्मण समाज के जो आयोजन होते हैं उसके लिए उपयोग करेंगे। साथ ही हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, साथ ही इन क्रांतिकारियों के परिवारों को सम्मान दिया जाए और उच्च दर्जा इनको प्रदान किया जाए। इस प्रकार हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों का अगर ये पूर्ण हो जाती हैं तो ये हुंकार रैली जो है आभार रैली के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यह आयोजन गैर राजनीतिक है और ना किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में है और ना किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में। जबलपुर में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से बारिश हुई है, उसको लेकर जबलपुर शहर के कई इलाकों पर जल प्लावन की स्थिति देखने को मिली है, जहां नगर निगम महापौर के तमाम दावे जल प्लावन को लेकर झूठे साबित हुए। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर के द्वारा जबलपुर शहर में 10 महीने में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इसको लेकर कई बार भाजपा पार्षदों के द्वारा महापौर से बात की गई है। परिस्थितियां बारिश में खराब होती दिखाई दी गई हैं। इलाके में जब प्लावन देखने को मिला, जिसको लेकर भाजपा पार्षद दल के द्वारा आज नगर निगम में धरना दिया गया है और महापौर की चेतावनी दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल नगर निगम सदन के सामने धरने में बैठा था, क्योंकि आपने देखा होगा जो बेमौसम बारिश हुई और एक ही बारिश में पूरे घरों में पानी भर गया। महापौर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। पूरा शहर में हाहाकार मच गया था। जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मगर आज आप देख रहे हो आगे पाट पीछे सपाट। कहीं ना कहीं जाकर नगर निगम चलाने में महापौर जी अक्षम हैं, क्योंकि ना इनकी बातें अधिकारी सुन रहे हैं, ना कर्मचारी सुन रहे हैं, और ये खुद इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अब ये काम नहीं कर रहे हैं। इनका एक ही कहना रहता है कि पिछले महापौर ने क्या किया, अरे तो भैया पिछले महापौर ने नहीं किया तो आप भी घर पे बैठ जाओ, इस्तीफा दे दो अगर आपको नहीं करना है तो। लगातार आप एक बात बोल के अपनी बात को टाल देते हो। निश्चित रूप से अगर आज ये जल प्लावन की स्थिति आज के बाद अगर नहीं सुधरी तो हम बड़ा धरना देंगे। पानी भरेगा और पानी भरता है, उसमें बेड लेवल का डिफरेंस है। मैं चाहता हूँ हमारे साथियों से जो विरोध कर रहे हैं वो वहाँ जाएं और मुझे सलाह दें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। शहर की जनता का भला अगर आपको चाहना है तो आपको सुझाव देने होंगे। सुझाव आपके पास नहीं है, बिना सुझाव दिए आप ऐसी बातें मत करें। आपको वहाँ पर सूझेगा नहीं कि करना क्या है। आपके 20 वर्ष तक आपके महापौर जो थे उनको नहीं सूझा। वहाँ जो पाइप आज डला है लिंक रोड के नीचे से, वो मैंने पार्षद रहते में खुद डलवाया, जबकि वो मेरे वार्ड का काम नहीं था। वो पाइप अगर नहीं डलता तो और भयावह स्थिति होती वहाँ पर जबलपुर शहर में। पहले से जल प्लावन की स्थिति ठीक है। जहाँ पर कमर कमर की स्थिति होती थी वहाँ निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा है। हम लोग आने वाले 45 दिन में और बेहतर काम करेंगे और आने वाले 2 से 3 वर्षों में जल प्लावन भी शहर का दूर करेंगे और जल संकट भी दूर करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। जबलपुर की घटना को लेकर बोले कमलनाथ, बजरंग दल के नाम पर हो रहा है हनुमान जी का अपमान। कमलनाथ, हनुमान जी का अपमान माफ नहीं किया जाएगा। मुरैना में 5 से 6 लोगों की हत्या पर बोले कमलनाथ, कानून व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में चौपट है। हर रोज कोई ना कोई घटना होती है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। एक मध्य प्रदेश में सिस्टम बन गया है या मध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। कर्नाटक के बाद एमपी में बजरंग दल प्रतिबंधित पर कांग्रेस का तय स्टैंड है। मैंने पहले ही कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नफरत की संस्थाएं हो, सामाजिक विवाद पैदा करती है, उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो कैसे पूरा बहुत परिवर्तन हुआ। 20 साल पहले का नौजवान और आज का नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान तो व्यवसाय तक के लिए तड़प रहा है, रोजगार के लिए तड़प रहा है। और ये मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है कि यही जो नई पीढ़ी है, हमारे नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। अभी जाति मतगणना की बात हुई, इससे मैं सहमत हूं। मैंने तो ये बहुत समय पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में जाति मतगणना होनी चाहिए। 55%
हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में 55%, और आप 27% के लिए तड़प रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है। अभी बिहार में कल ही हाई कोर्ट ने रोक दिया, किस कारण रोका ये मैं नहीं जानता, पर जब हमने 27% आरक्षण दिया था, आपने कोई आंदोलन नहीं किया था, आपने कोई सम्मेलन नहीं किया था। ये हमारा वचन था, सामाजिक न्याय का वचन था। कोर्ट में गया मामला, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन गया कोर्ट में? जो व्यक्ति कोर्ट में गया उसका वकील कौन था? उसका वकील वो वकील था जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में एक पदाधिकारी है। ये कोर्ट में गया था, ये उसका वकील था। तो उनकी नियत आप समझ लीजिए, इनकी नियत पहचान लीजिए। ये कोर्ट को साथे रख लेंगे, जाति मतगणना होए, आरक्षण की बात होए, कोर्ट की शक्ल दिखा देंगे। आज हमें अपना देश पहचानना है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो। आज भारत ने तो 3 धर्मों को जन्म दिया। अभी मैं आ रहा हूं, आज भगवान बुद्ध जयंती है, वहां मैं प्रणाम करके माला अर्पण करके आ रहा हूं। तो आज अपने देश की जो संस्कृति है हमारे देश को एक रखती है। इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता, और अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। ये आज पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर कि कैसा भारत ये है जहां हम उत्तर जाए अलग भाषा है, दक्षिण जाए अलग भाषा है। हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है जब हम दक्षिण जाते हैं। ये आज भारत है, और यही भारत खड़ा है उस संस्कृति पर। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। आप भी के गांव में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, आज ये भाईचारा है क्योंकि हम उस संस्कृति को स्वीकार करते हैं। पर जब इस संस्कृति पर खतरा होए तब एक चिंता का विषय बनता है कि किस प्रकार से आज उस संस्कृति पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पहले नहीं था, हिंदी का विवाद शुरू हो गया, अखबारों में पढ़ते हैं। पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने शुरू हुए। हम कहां जा रहे हैं? हम कैसा देश, कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? आप सब समाज के केवल सदस्य नहीं है, पर आप समाज के रक्षक भी, और आप उस संस्कृति के भी रक्षक हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है, और ये चुनौती हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप संकल्प लें कि हम अपने संस्कृति की रक्षा करें। जैसे विवाद इन्होंने शुरू कर लिया धर्म के आधार पर, अब जाति के आधार पर हो जाएगा, क्या होगा? यह हमें सोचने की बात है। हमारे जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा समाज एक रहे, हम उस सब अपने अपना जीवन उस लक्ष्य को अपने सामने रख के आता है। और मुझे बड़ी चिंता होती है कि आज हम अपना संविधान देखें। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसी देश का संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। एक ऐसा देश जहां
इतनी अनेकता है। पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या परिणाम होगा, ये भी आपको सोचना है। ये सम्मेलन में आप आए, आपकी मांगों की चर्चा होगी और साथ साथ आपको आसपास भी देखना है कि क्या हो रहा है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की। आज का नौजवान का भविष्य कैसे सुरक्षित है, कोई पूजा पाठ करने से नहीं होने वाला। ये तो तब होगा जब निवेश आएगा, जब निवेश अपने प्रदेश में आएगा। निवेश तो तब आता है जो प्रदेश पर विश्वास करता है, जिसको अपना सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, क्योंकि प्रदेश पर विश्वास नहीं करता। आज हमारे जो सामाजिक मूल्यों का अपना देश है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति का देश है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हो। हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम आर्थिक शक्ति नहीं है, पर हम आध्यात्मिक शक्ति तो है। आज ये हमारा देश है। और आप सबको इन सब बातों के बारे में भी सोचना है कि हम अपने सामाजिक मूल्यों को किनारे रख के पूरा एक व्यवस्था बना ले भ्रष्टाचार की, पर उंगली नहीं उठा रहा। पर आप सबके सामने ये तस्वीर है कि कैसे भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनती जा रही है। तो मैं तो आपसे अंत में कहूंगा कि आपका समाज एक बुद्धिजीवी समाज भी है। आप गांव में हैं पर समझदार हैं, आप गांव में हैं पर बहुत समझदार हैं। अपने गांव तक सीमित मत रहिएगा। ये आप अपने साथियों को, अपने भाइयों को भी सच्चाई समझाइए। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। अगर ये तस्वीर आप अपने सामने रख लें और सच्चाई का साथ दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मांगे रखी है। ये मांगे महेंद्र जी ने पहले भी दी थी, पर मुझे ताज्जुब हुआ जब मुझे बताया गया कि आपका भवन नहीं है यहाँ। तो हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम करेंगे कि आपका भवन बनने की जमीन दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। जबलपुर कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल द्वारा की तोड़फोड़ को लेकर लिखा पत्र। कांग्रेस कार्यालय में सीआईएसएफ की टुकड़ी तैनात करने की मांग, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं और को सुरक्षा देने की मांग। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नहीं भरोसा, विरोधी दलों को दबाने का किया जा रहा है प्रयास। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राम पथ गमन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। राम पथ गमन को लेकर हमारी सरकार के समय कमलनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की थी। बजट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। शिवराज की नाव डूब रही है, इसलिए अपनी नाव बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। 18 साल से याद क्यों नहीं आया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने काम करके दिखाया। भारत के सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाए जाने पर पूरे सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों को संरक्षण देकर प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने की जो साजिश शिवराज सिंह ने रची है, उसको माननीय गृह मंत्री को अवगत कराते हुए मैंने जबलपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता कार्यालय, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी दल की, आज भी वर्तमान में 96 में विधायक हैं इस दल के,
उसके कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करें और वहाँ की जबलपुर की पुलिस तमाशबीन होकर ये सब कृत्य देखती रहे और कार्यालय के अंदर घुसकर हमारे कार्यालय के कर्मचारी साथियों को अपमानित करने का काम किया, तोड़फोड़ की, कार्यालय को नष्ट कर दिया। इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर और सरकार पर हमारा विश्वास उठ चुका है, आम जनता का विश्वास उठ चुका है। केवल राजनीतिक दल के एक सदस्य होने के नाते मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आप मध्य प्रदेश के जिला कार्यालयों पर और प्रदेश कार्यालय पर CISF की टुकड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस कर रही है। इसलिए मैंने अनुरोध करके उनसे निवेदन किया है और उम्मीद है कि अमित शाह जी हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे और मध्य प्रदेश में अमन चैन स्थापित करने के लिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे, विपक्षी दल के नेताओं की। सर, आप बजरंग दल का तो विरोध करवाएंगे, उसके लिए बोलेगी सरकार? कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी 3 वर्ष पहले, कमलनाथ जी ने उसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया था। उसके लिए बजट कितना खर्च आएगा रामपथ गमन के लिए, उस बजट का प्रावधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और गांव सच्चाई ये है कि गांव में कहावत है, और आदमी जब भगवान के लिए स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर वो दान करता है। बहनों को दान करो, बच्चियों को दान कर दो, कन्याओं को इतना दे दो। घर में कहता है कि हम जा रहे हैं पंडितों को, शास्त्रियों को इतना दान करो, तो शिवराज सिंह जी की नाव डूब रही है। इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षित करने के लिए सरकारी खजाने का धन उड़ाकर खोखला करके इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी तक 18 साल से क्यों रामपथ गमन की याद क्यों नहीं आई? पहले घोषणा, कई वर्ष पहले उन्होंने घोषणा की थी, आज याद आ रही है। और उनको जब पता है कि हमारी नाव डूब रही है तो करना तो उनको है नहीं। घोषणा करने से क्या बात? अगर करना था तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा नहीं की, करके दिखा दिया। रामपथ गमन उनके यहाँ जहाँ राम के पग पड़े छत्तीसगढ़ में उन्होंने कार्य पथ बनाने का काम प्रारंभ है और उम्मीद है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाए। क्या कांग्रेस के कामों का श्रेय लेने की कोशिश करेगी सरकार MP में? अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है। शिवराज सिंह की कथनी करनी के में जनता ने परख लिया है और झूठ सुन के शिवराज सिंह के जब टीवी पे चेहरा देखते हैं, बोलते हैं, तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। अब वो असत्य बोलने वाला चेहरा प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती। कल दीपक जोशी संगठन को तो कांग्रेस ने ही नहीं ऊर्जा दी थी मतलब पूरे देश के अंदर। अब हम सिंधिया जी के बारे में इसलिए नहीं कहना चाहते कि उन्होंने पहले क्या बजरंग दल के बारे में बोला, क्या उन्होंने उसके गोडसे और सावरकर के बारे में बोला। आज उनको गांव में कहावत है कि अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। आज उनकी मजबूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर ग्वालियर चंबल इलाके के प्रमुख नेता मंत्रिमंडल में, भारतीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी अगर आलोचना नहीं करेंगे तो मोदी जी उनको कभी भी छुट्टी करके घर बैठा देंगे। कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाकर, धोखा देकर उन्होंने सत्ता हासिल करने की, कुर्सी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। केवल कुर्सी छीनने के डर से भय के कारण वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर, बीजेपी कल सरकार ने मित्र है,
वर्षों से हमारे साथी रहे छात्र जीवन से। आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसके मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है। उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूँ। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूँगा, जाके ग्वालियर में शीघ्र जाके भेंट करूँगा कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आपको ससम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। दक्षिण से टिकट भी चाहते हैं, वो विचार किया जाएगा। मुझसे चर्चा करेंगे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। और भी नाराज नेता हैं कि भाजपा के जिनसे संपर्क में, जिनसे आप नेता तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। अब उन्हें टिकट चाहिए, पार्टी में छुरा मार के कई लोग चले गए, अब आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो पार्टी में लेना भी हम उचित नहीं है, न मैं इसमें सहमत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी पर 2 युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हालांकि चाकू कैदी के पैरों में लगा है। दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान बंदी के पास जेल प्रहरी भी मौजूद था। इस घटना के दौरान मेडिकल में भगदड़ की स्थिति मच गई है। तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस दोनों आरोपियों को दबोचने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लक्की पटेल निवासी कचपुरा थाना लाडगंज जेल में बंद था, जिसके इलाज हेतु मेडिकल में भर्ती कराया गया था। आज जब जेल प्रहरी इलाजरत बंदी के पास था, उसी दरमियान 2 युवक मिलने के बहाने लक्की के पास पहुंचे और चाकू निकालकर वार करने लगे। सर, आगे के मेडिकल कैंपस के अंदर वार्ड नंबर 7 में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कस्टडी में आरोपी था, उसको चाकू मार के घायल किया। क्या है इसका पूरा मतलब? यह आज सुबह एक सूचना मेडिकल कॉलेज से आई थाने कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे वार्ड नंबर 7 में जेल प्रहरी कृष्णपाल सिंह की ड्यूटी थी। वहाँ एक आरोपी जो जेल से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में पिछले 3-4 दिन से भर्ती था, वहाँ पर उसकी माँ राजकुमारी बाई पटेल वो मिलने आई थी। उसी समय जब वो उससे बातचीत कर रही थी, उसी समय 2 लोग पलंग के पास आके खड़े हुए। तो कृष्णपाल सिंह ने पूछा कि कैसे तुम आए हो यहाँ। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और जो बंदी लक्की पटेल जो कि कचपुरा मालगोदाम थाना लाडगंज क्षेत्र का रहने वाला है की जांघ में उन्हें चाकू मारा और चाकू मार के जब तक के पकड़ते हैं समझ पाते लोग, वो दोनों भाग गए। उसके साथ एक और व्यक्ति बाद में पहचान की गई, हर्ष यादव। और ये दोनों बड्डू पटेल और हर्ष यादव दोनों संजीवनी नगर क्षेत्र के हैं और दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण है। इसके पश्चात ये रिपोर्ट पे उस राजकुमारी बाई पटेल की रिपोर्ट पे पुलिस ने मौके पे जाके सूचना पे जाके वहाँ पर दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना का कारण ये बताया गया कि लक्की पटेल जो है कुछ दिन पहले बड्डू पटेल के ऊपर या उसके घर में गोली चलाया था, जिस पे मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था और यह जेल में था। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।